नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों क्लास 11 ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर फर्स्ट ये है और टर्म 2 जो आपका एग्जामिनेशन 21-22 रहेगा उससे संबंधित जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न का हमने एक टेस्ट सीरीज़ तैयार किया है। तो इसमें वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न इसमें रहेगा वो रहेगा जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। देखिए, जलोढ़ मृदा की जो विशेषताएं होती हैं आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है, पहले विशेषता। दूसरा, जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो भी मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, इसके अलावा कोई इतनी उपजाऊ नहीं है। तीसरी बात, ये जलोढ़ मृदा गंगा घाटी के जो मैदानी इलाके होते हैं ब्रह्मपुत्री के, वहाँ पर पाई जाती है, उत्तर भारत में खासकर। चौथी बात कि ये जलोढ़ मृदा आपकी होती है, ये आपको बताना है, दो भागों में बटी होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर नया रूप है, बांगर नया रूप है, ठीक है। देखिए उल्टा थोड़ा हो गया, खादर जो आपका है वो नया रूप है और बांगर आपका पुराना रूप है। यहाँ पे आपको बता देना है कि जो खादर है उपजाऊ होता है और बांगर उपजाऊ नहीं होता है। अगला देखिए जो हमारा प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्षोभ मंडल जो हमारा होता है, जैसे आपको पता होगा हमारे वायुमंडल के 5 मंडल होते हैं। 5 मंडलों में सबसे पहले तो क्षोभ मंडल ही होता है। दूसरा जो हमारा मंडल होता है वो होता है आपका समताप मंडल। तीसरा हमारा होता है मध्य मंडल। चौथा हमारा होता है आपका आयन मंडल और 5वां हमारा होता है बाह्य मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे निचला मंडल ये होता है। दूसरा बात ये समझ लीजिए कि क्षोभ मंडल जो आपका होता है वो ध्रुवों में आपका 8 किलोमीटर तक आपका रहता है और लगभग ये आपका औसतन 13 किलोमीटर रहता है और यहीं पर विषुवत वृत्त में इसकी जो औसत दूरी हो जाती है, ऊंचाई, वो 18 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्षोभ मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, मौसम में जो भी कुछ चेंजेस होता है वो इसी मंडल में चेंज होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि भैया इसमें तापमान से संबंधित जो भी घटनाएं हैं आपका, या बादल का बनना हो गया या वर्षा का संघनन हो गया, वो इसी मंडल में होता है। दूसरा देखिए, इस मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में एक प्रकार से कमी हमें दर्ज मिलती है। मतलब मान लीजिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये इलाका ठंडा होगा, लेकिन अगले मंडल में जब आप जाएंगे तो ये स्थिति नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी मंडल में आप कह सकते हैं कि धूल के कण आपके और जलवाष्प सबसे मात्रा में अधिक मात्रा में होते हैं, कि धूल के कण और जो जलवाष्प है वो इसी मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पवनों के प्रकार का हमें वर्णन करना है कि पवनों के भाई कितने प्रकार है। देखिए, पवनों के मुख्यतः मैं 3 प्रकारों की बात करूंगा। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ विंड्स। तो 3 जो प्रकार हैं, सबसे पहला हमारा प्रकार होता है आपका भूमंडलीय पवनें जो आपकी होती हैं, ठीक है। तो भूमंडलीय पवनें क्या होती हैं? भूमंडलीय पवनें वे पवनें होती हैं जो पृथ्वी के सतह, जो पृथ्वी है ना उसकी सतह पर एक विस्तृत भाग पर, बहुत बड़े भाग पर रहती हैं और वर्ष भर एक ही दिशा में एक प्रकार से चलने वाली पवनें होती हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवनें होती हैं जो एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। और आप कह सकते हैं कि इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके पहले वाले के ही, इसके भूमंडलीय पवनों के, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, ठीक है। दूसरा प्रकार हमारा होता है सामयिक पवनें, जिनको सीजनल विंड्स भी बोला जाता है। तो ये ऋतु के अनुसार, दूसरा जो सीजनल है ये ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसको मानसूनी पवन भी कहते हैं। ये मानसूनी पवन इसका उदाहरण है। तीसरा प्रकार होता है स्थानीय पवनें। अब देखिए, स्थानीय पवनें जो होती हैं भूतल, मतलब जमीन के गर्म और ठंडा होने में जो भिन्नता की उत्पन्न हो रही ना, उस भिन्नता से पवनों का निर्माण होता है, वो होती है स्थानीय पवनें। जैसे कि लू हो गया आपका, फोन हो गया, चिनुक हो गया, मिस्ट्रल हो गया, ये पवनें आपकी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। देखिए, अगला हमारा इसमें प्रश्न है कि वाष्पीकरण क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा जल जो तरल रूप में है, ठीक है, जिसको हम लिक्विड रूप में है, वही जब वो गैस रूप का धारण कर लेगा, ठीक है, जब वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि इसी का कि ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है, आप कह लीजिए वाष्पीकरण जो है वो तापमान पर, एक प्रकार से विस्तार पर और पवन के वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपका तापमान पर, विस्तार पर और पवन के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि तरंगों एवं धाराओं में अंतर हमें स्पष्ट करना है कि भाई तरंग और धाराओं में क्या अंतर होता है। देखिए तरंग और धाराएं जो हैं इनमें कुछ मेन अंतर होता है। पहला तो जो तरंगे होती हैं वे जल का आपके ऊपरी भाग में एक प्रकार से होती हैं, जल के ऊपरी भाग में होती हैं। ये आपकी ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, पीछे जाती हैं, आगे आती हैं, मतलब ये आपकी घूम रही है, मतलब एक प्रकार से इधर से उधर जा रही है। लेकिन वहीं पर जो धाराएं होती हैं, ये तरंगे है ना, ये तो तरंग है, लेकिन जो धाराएं होती हैं वे अपना स्थान छोड़कर आगे चली जाती हैं। मतलब मान लीजिए अगर धारा यहाँ थी तो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है पीछे का। लेकिन आपकी जो तरंगे होती हैं वे आगे पीछे होती रहती हैं, मतलब एक स्थान से, ठीक है। दूसरा बात, जो तरंगे होते हैं वे केवल समुद्र के तल में पाई जाती हैं। मतलब जो तरंगे होती हैं आपकी वो समुद्र के तल में पाई जाती है, ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। लेकिन जो धाराएं होती हैं वो पर्याप्त गहराई तक, निचले भाग तक समुद्र के जाती हैं। तीसरा बात समझिए, जो धाराएं होती हैं वे स्थायी होती हैं, जो तरंगे होती हैं वे भी स्थायी होती हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। जो तरंगे होती हैं वे सदा बनती और बिगड़ती हैं। तरंगे कैसी होती हैं? बनती और बिगड़ती हैं। वहीं पर धाराएं जो होती हैं एक निश्चित निरंतर प्रवाह के अनुसार, निरंतर दिशा के अनुसार चलती हैं। तो ये मुख्यतः दोनों में अंतर था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। देखिए खाद्य श्रृंखला जो होता है वो समस्त जो हमारा मानव है, जो समस्त जीव है, ठीक है, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसमें क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि भैया समस्त जो जीव है भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट, कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसी प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब इसके प्रकार देखिए, खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार होते हैं। एक होता है चराई खाद्य श्रृंखला, दूसरा होता है अपरद खाद्य श्रृंखला। देखिए चराई जो खाद्य श्रृंखला होती है, आप कह सकते हैं कि जैसे पौधे, स्टार्टिंग में पौधे जो आपके हैं, ठीक है, बाद में चल के लोग मांसाहारी में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रूल में, ठीक है। जी मांसाहारी सर आपका होता है, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी, तीन आपके प्रकार, ठीक है, इसमें भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाते हैं उसको बोलते हैं चराई के माध्यम से। और इसी में जो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, क्या होती है, अपरद खाद्य श्रृंखला, उसमें चराई मतलब चरने के साथ साथ आप कह सकते हैं जब व्यक्ति ये मृत हो जाता है, मृत वस्तु जो होती है उसको चरा जाता है तो उसको अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। देखिए हमारे वायुमंडल के, जैसे मैंने पहले बताया, आपके इसमें मंडल होते हैं 5, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे निचला मंडल ये है, यहीं पर जीवन स्थित है पहले वाले मंडल में। दूसरा मंडल ये है जहाँ पर आपका एरोप्लेन उड़ती है, समताप मंडल में। और ये जो आपका दूसरा मंडल है, इसी दूसरे मंडल में आप कह सकते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है वो रोकती है यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को। और तीसरा आपका जो मंडल होता है मध्य मंडल। चौथा आपका आयन मंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रेडियो संबंधित जो भी तरंगे होती है वो आयन मंडल में जाती हैं और वापस टकरा कर वापस आ जाती हैं, जिससे हमें संचार में काफ़ी आसानी हुई है। और पांचवा होता है बाह्य मंडल, ये अंतरिक्ष तक फैला है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो 5 मंडल आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा इसमें प्रश्न बनता है आपका कि संवहनीय और अभिवहनीय आपके जो धाराएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए संवहन और अभिवहन जो आपका होता है ये कुछ मेन इसमें डिफरेंसेस हैं। देखिए संवहन जो आपका होता है वो लंबवत आप कह सकते हैं, जो संवहन होता है आपका वो लंबवत दिशा में जो ऊर्जा है उसका एक प्रकार से वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देखिए लंबवत होता क्या है इसको समझते हैं। जो संवहन है वो लंबवत है, यूँ संवहन में लंबवत आपके प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल में जो एक प्रकार से लंबवत ऊर्जा का एक स्थानांतरण होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये जो लंबवत धारा होती है वो गैस और तरल से होकर गुजरती है। कैसे होकर गुजरती है, तरल और गैस, ठोस से होकर गुजरती नहीं है। कौन सी वाली, संवहन, याद रखिएगा। लेकिन जो अभिवहन होती है वो तीनों रूपों से होकर गुजरती है, तरल भी आपका, गैस भी और ठोस भी, ठीक है। और जो अभिवहन होता है, संवहन ऐसे था ना, ये संवहन ऐसे था ना, संवहन जो है वो लंबवत था, सीधा सीधा ऊर्जा का हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। वहीं पर जो अभिवहन होता है वो ऐसे होता है, क्षैतिज दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर जो ऊर्जा का संचार होता है वो अभिवहन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अभिवहन। उष्ण जो आपका गर्म क्षेत्र है, फिर ऊर्जा का प्रवाह ध्रुवों की ओर जो होता है वो अभिवहन की वजह से होता है। ये डिफरेंसेस आप याद रखिए।
फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे जितना आपको मैंने बताया है। अगला प्रश्न है कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले आपके कारण क्या हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जो पवन हैं उनके वेग और उनकी दिशा को प्रभावित करते हैं। देखिए, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हम बताते हैं आपको। पहला आपका होता है दाब प्रवणता, दूसरा आपका होता है घर्षण बल और तीसरा आपका होता है कोरियालिस बल। देखिए, जो पहला है आपका दाब प्रवणता, वो वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका वो कम दूरी में जब परिवर्तित हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ से और यहाँ जाने पर जो दबाव है वो बहुत जल्दी चेंज हो गया, बिल्कुल आसपास है ना, ठीक है, उसके बावजूद बहुत जल्दी परिवर्तन हो गया दबाव में, प्रेशर में। तो इसी को दाब प्रवणता जो आपका होता है ये पवनों की गति को, पवनों की चीज़ों को परिवर्तित कर देता है। दूसरा होता है घर्षण बल। अब देखिए, हमारे भूतल से क्या होता है कि 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल जो होता है वो प्रभावित करता है। मतलब मान लीजिए यह है आपका 1 किलोमीटर, ऊपर 3 किलोमीटर आपका लगभग जो रेंज है, यहाँ पे घर्षण जो बल होता है, जो घिस एक प्रकार से, ठीक है, वो जो फोर्स होती है वो पवनों के वेग को, मतलब जो तेज होता है पवन, उसकी दिशा को, मतलब कि भाई किधर जाना चाहिए, उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, तीसरा है आपका कोरियालिस बल। अब देखिए, आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन यही क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो जब अक्ष पे घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध, जो ये उत्तरी गोलार्ध है और जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो मूल दिशा है, मान लीजिए मूल दिशा इधर की थी, लेकिन मूल दिशा के विपरीत जो दाईं तरफ है, मतलब दाहिना हाथ जो हमारा आपका है, ठीक है, दाहिना हाथ है, इधर की तरफ मुड़ जाती है। वहीं पर जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ बाईं तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है कोरियालिस बल की वजह से। और जो कोरियालिस जो बल आपका किसी विद्वान ने पेश किया था उसका नाम था डी कोरियालिस, जो कि फ्रांसीसी एक प्रकार से आपका वैज्ञानिक था और 1884 में उसने पेश किया था। देखिए, अलग से एक प्रश्न आ सकता है कोरियालिस बल क्या है, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है बादलों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, बादलों के निर्माण के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। वे धूल के जो कण होते हैं वो केंद्रक का निर्माण करते हैं और केंद्रक के चारों ओर वाष्पीकरण इकट्ठा हो जाता है। ये मान लीजिए केंद्रक है, इसके चारों ओर वाष्पीकरण इकट्ठा हो गया है। वाष्पीकरण इकट्ठा होते ही बूंदे, छोटी छोटी बूंदें बनेंगी और ये बूंदें जो हैं बाद में चल के आप यही चीज़ें बादल का निर्माण कर देंगी। और बादल जो होते हैं आपके बाद में चल के आपके साथ जब बादल बन जाते हैं तो किसी चीज़ में टकरा कर वर्षा भी करवा देते हैं, लेकिन बादल निर्माण तक आपको बता देना है। अब बादलों का जो वर्गीकरण है, बादल होते हैं आपके 5 प्रकार के, 4 प्रकार मैं मुख्यतः बताऊंगा। पहला है पक्षाभ। कौन सा होता है? पक्षाभ, ठीक है, पक्षाभ, पक्षाभ पक्षी वाला पक्षाभ। दूसरा आपका जो होता है, इसमें हम कह सकते हैं दूसरा स्तर कपासी, दूसरा होता है कपासी, ठीक है। जो तीसरा स्तर होता है आपका स्तरी, इसका नाम ही स्तरी होता है, स्तरी कह सकते हैं आप। और चौथा इसका जो भाग होता है वो होता है वर्षा में। कौन सा? वर्षा वाला, ठीक है। तो 4 इसके मुख्यतः स्तर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है। देखिए, ज्वार भाटा जो होता है अब लगभग आपके समुद्रों में ही उठता है, मतलब उठना ज्वार कहलाता है। और समुद्र की लहरें जब गिरती हैं तो समुद्र की जो लहरें उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं, और समुद्र की जो लहरें नीचे गिरती हैं उसे भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा की डेफिनेशन है। अब देखिए, ज्वार भाटा जो है मुख्य प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ज्वार भाटा को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ज्वार भाटा जो है वो आवृत्ति के आधार पे, आकृति के आधार पे वो 3 चीज़ें इसमें बांट दी गई हैं। अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार, मतलब दोनों हो सकता है, अर्ध और दैनिक दोनों हो सकता है। फिर ऊंचाई के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक उच्च आपका वृहद ज्वार भाटा और एक निम्न लघु ज्वार भाटा। तो मैंने आपको बताया ज्वार भाटा को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है आवृत्ति के आधार पर, दूसरा ऊंचाई के आधार पर। जो आवृत्ति के आधार पर आपका है उसके 3 प्रकार हैं, अर्धदैनिक ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा, मिश्रित ज्वार भाटा। और जो ऊंचाई के आधार पर है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उच्च वृहद आपका ज्वार भाटा और एक निम्न लघु ज्वार भाटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लास्ट और सबसे अंतिम जो हमारा प्रश्न है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप बना के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ फैक्ट अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
प्रश्न ये है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ क्यों है? बिल्कुल जुआ है। अगर मान लीजिए जो किसान है, भारतीय किसान है, उसे कोई फसल बोनी है तो फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, लेकिन सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं, तो अब उसे निर्भर रहना पड़ रहा है जलवायु पर। वर्षा हुई तो कृषि होगी, कृषि की पैदावार अच्छी होगी, कृषि को बढ़ावा मिलेगा। वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा सारे क्षेत्र में। ज़्यादा वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ये प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं से जो मानसून है वो हमारे कृषि को, भारतीय किसानों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। और आज भी देखिए देश की लगभग आप कह सकते हैं कि 64% जो आपकी देश की जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। तो कृषि जो आपका है वो बहुत बड़ा जीविका का साधन है, और वो जीविका का जो साधन है वो मानसून पर निर्भर करता है, मतलब जलवायु पर निर्भर करता है। यदि वर्षा आपकी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि को हानि होती है, बहुत सारे किसानों की जो आजीविका है वो चली जाती है। तो किसानों के लिए तो जुआ के समान ही है। यदि अच्छी वर्षा हुई तो अच्छी कृषि होगी, अच्छी पैदावार होगी, जिनसे उनका जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पैदावार कम होगी, उनका जीवन प्रभावित होगा। ज़्यादा वर्षा हुई तो बाढ़ के चांसेस बन जाएंगे, जिसमें उनकी फसल खराब हो जाएगी। तो मानसून बहुत हद तक भारतीय किसानों को एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो आशा करता हूँ सारे प्रश्नों को मैंने समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।